जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी के लिए क्वेश्चन पेपर नंबर 7 करने वाले हैं। और आज जो है आपका फुल टेस्ट यानी कि 50 क्वेश्चन का पेपर रहने वाला है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। और देखिए यहाँ पर टीए आर्मी के लिए मैंने 7 पेपर ही नहीं करवाया है, कम से कम 50 से 60 क्लासेस हैं जो आपके इसका लिए मैंने टीए आर्मी का प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ से जाकर सर्च करके और वहाँ से जाकर सारे क्लास करिए। और ये सारे क्लासेस जो है ना टीए आर्मी का स्पेशल क्लासेस है और टीए आर्मी के लिए स्पेशल बनाया गया है। और साथ साथ में अगर आप टीए आर्मी के लिए सिलेक्शन आप चाहते हैं पहली बार में, तो आप वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर, और वहाँ से टीए आर्मी का टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। वैसे आपका एग्ज़ाम जो है ना ऑफलाइन होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है ना आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है और लेटेस्ट कंटेंट मिलता है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का देख सकते हैं आज का कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो जो आपका आंसर है अपना आंसर यहाँ पर अपना मिला लीजिएगा और मेरे आंसर से आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कैनबरा, यानी कि कैनबरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। गीतांजलि पुस्तक का लेखक यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है। अपना आंसर देखिए और फिर मेरे आंसर को आप अपने आंसर से मैच करिएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसके बारे में एक पॉइंट और है। देखिए गीतांजलि पुस्तक के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कब मिला था? तो 1913 में मिला था, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको मैं देता हूँ यहाँ पर साहित्य का, क्या है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1913 मिला था और ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कौन सी पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए सबसे पुराना वेद यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए तो वेद तो हमारे 4 हैं और उन 4 वेदों का नाम आपके सामने में यहाँ पर दिया गया है, 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर है सबसे पुराना वेद। तो सबसे पुराना वेद जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में ये ऋग्वेद जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए और आंसर को मैच करिए, और जो नहीं पता है ना आप लोग नोट करके रख लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही करा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, यानी सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। और सीमांत गांधी को यहाँ पर जो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। और इन्हीं को एक नाम और दिया गया है, ठीक है, बच्चा खान भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा गया है। तो दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा, सीमांत गांधी और बच्चा खान कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर एक इसके बारे में पॉइंट है, इनको भारत रत्न भी मिला है, ठीक है ना। इनको क्या मिला है? भारत रत्न भी मिला है। और इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत रत्न क्योंकि ये पहला विदेशी व्यक्ति था जिनको भारत रत्न दिया गया था। वो कब दिया गया था? तो 1987 में दिया गया था। तो सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पहला विदेशी व्यक्ति कौन था? जिनका नाम सीमांत गांधी था, उनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य आपको यहाँ पूछा जा रहा है। देखो एक तो पूछा जाएगा आपका यहाँ पर जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है या फिर क्षेत्रफल में कौन सा यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों यहाँ कन्फ्यूजन है, और कुछ नहीं बोले ना तो यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको बता दिया जाएगा कि क्षेत्रफल में या जनसंख्या में। इस क्वेश्चन में ये है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो है ये आपका है गोवा, ठीक है ना। गोवा जो है आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन यही बात बोलता कि सिक्किम में कौन सा है, तो देख लीजिए, सोच लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर तो जनसंख्या क्या है, जनसंख्या में सिक्किम, सिक्किम जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। सिक्किम क्या है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। क्या है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। और ये क्या है आपका, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा है। लेकिन इसी में बोल दूं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में ये हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और वही बात बोलूँगा कि आपका जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन में है यहाँ पर कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है ना भारत का नहीं दुनिया का सबसे लंबा बांध है। दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। और ये कहाँ पर है, तो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, संबलपुर यानी कि उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो यहाँ पर कौन से नदी पर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर ये बोलता कि यहाँ पर कौन से स्टेट में है, तो आपको यहाँ बोलता था आपका उड़ीसा, और ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दुनिया का सबसे बड़ा ये बांध है। और ये जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि महानदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, अब यहाँ पर तो प्रथम विश्व युद्ध है। कभी कभी आपको द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ मैं बताऊंगा। पहले तो उसका आंसर लगा लीजिए कि इसका आंसर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आपका शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था ये आपका साल 1914 में स्टार्ट हुआ था। साल 1914 में स्टार्ट हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 28 जुलाई को, 28 जुलाई को। लेकिन वही बात बोलूँगा मैं, इसका अंत कब हुआ था, तो इसका अंत हुआ था 11 नवंबर 1918 को। तो यहाँ पर समाप्ति हुआ था। यहाँ पर दोनों पॉइंट नोट करिएगा, समाप्ति कब हुआ था और इसका शुरुआत कब हुआ था। ये आपका प्रथम विश्व युद्ध का है। लेकिन वही बात बोला मैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था। तो यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है ना, ये आपका शुरुआत हुआ था साल 1939 में और यहाँ पर साल 1939 में, और अंत हुआ था इसका 1945 में। ठीक है ना, तो दोनों आप ये लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन है, पहली भारतीय महिला कौन है। क्वेश्चन पूरा गौर से देख लीजिएगा। ठीक है ना, पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, विजेंद्री पाल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि सबसे पहली बार चढ़ने वाली महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ने वाली जो महिला है वो जापान की है। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है जुनको तबई नाम है। क्या नाम है, जुनको तबई इनका करेक्ट नाम है। और ये कहाँ पर है, तो जापान से है। कहाँ पर है, जापान से हैं। और जुनको तबई के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि 7 महादेश है ना, और उसमें हर महादेश में क्या है, जो सबसे ऊंचा पीक है ना, ऊंचा चोटी है, सब पे चढ़ा हुआ है ये। ठीक है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला कौन है, विजेंद्री पाल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पर कि संतोष यादव के बारे में, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। संतोष यादव जो है ना, ये भी एक महिला ही है। और ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। क्या है, 2 बार चढ़ी है। तो 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है, तो संतोष यादव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ये था कि भारत की पहली महिला जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। और ऐसा दूसरा कौन सा महिला है जो 2 बार चढ़ी है, 2 बार चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पर, तो यहाँ पर संतोष यादव हो जाएगा। और सबसे पहली बार चढ़ने वाली जापान की जुनको तबई थी। अगले क्वेश्चन में है कि इसरो का पूरा रूप क्या है, यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि जानते हैं कि इसरो जो है ना हमारा क्या है, हमारे देश का एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है ये भी नोट कर लीजिए, बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, कर्नाटक। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में था। अगले क्वेश्चन में है आपका कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? कौन से देश को कहा जाता है उगते हुए सूरज की भूमि? ये कहा जाता है जापान को। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। और इसके मुद्रा का नाम क्या है? उसका मुद्रा का नाम क्या है? इस देश का मुद्रा का नाम है येन है। क्या है? येन कहते हैं। और इसका आपका कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ पर है? तो टोक्यो इसका राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। बैरोमीटर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि जिनेवा जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए जिनेवा जो है ना, एक और आपका मैं यहाँ आंसर बता देता हूँ। WHO के साथ में जिनेवा किसका राजधानी है? जिनेवा जो है ना आपका एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा ही है। कहाँ पर है? जिनेवा ही है। अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करता हूँ तो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। तो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। ये भी नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ न्यूयॉर्क में है। अगर मैं पेरिस की बात करता हूँ तो पेरिस में कौन सा है? अगर किसी को पता है तो बता दीजिएगा, बाद बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट नोट कर लीजिए। न्यूयॉर्क के बारे में आपका UN है, और जिनेवा में क्या है? WTO और WHO है। अगर मैं बात करूं IMF का, क्या है? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो मुख्यालय है ना ये आपका वाशिंगटन DC है। कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC है। ठीक है ना, वाशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC है। वही बात मैं करूँ वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना, WRD वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी आपका क्या है? तो वाशिंगटन DC ही है, वाशिंगटन DC ही है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड IMF हो गया, और एक दो पॉइंट और मेरे मन में था। ठीक है, जैसे कि चलिए रहने दीजिए इतना ही। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि आपका भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी है यानी कि राष्ट्रपति है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यानी कि हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में जो अनुच्छेद दिया गया है ना, ये अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक में दिया गया है। ठीक है ना, 153 से लेकर 162 तक में सारे जो है ना पॉइंट आपके राज्यपाल के बारे में ही बताया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 153 जो है ना, 153 क्या बताता है? कि हमारे देश में एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 153 में क्या कहता है? कि हमारे देश में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और आपका अनुच्छेद 155 इसमें क्या करता है? कि राष्ट्रपति पद की नियुक्ति करता है, कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यहाँ अनुच्छेद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अनुच्छेद 155 यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। क्या है? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, यहाँ पर नियुक्त करेगा। 155 में दिया गया है। और 156 में, अनुच्छेद 156 में ये है पद ग्रहण करेगा। क्या है? पद ग्रहण करेगा। कौन? तो राज्यपाल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए? आपका जो सी है, लेकिन बोलेगा कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है ना
पद ग्रहण करता है तो 156 के अंतर्गत और 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन में है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है ना कौन से वर्ष में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। क्या है 1757 ईस्वी में। और ये किसके बीच लड़ाई हुआ था। तो ब्रिटिश सेना जो है ना यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना और नवाब आपका बंगाल के नवाब कौन थे। तो सिराजुद्दौला ये आपका बंगाल के नवाब थे। कौन थे। बंगाल के नवाब। और किसके बीच हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच में। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में हुआ था आपका आंसर। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मार्स यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है ना। और अगर मैं बोलूँगा कि सूर्य के सबसे पास में का ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है। ये आपका बुध है। ऑप्शन आपका नहीं दिया है, क्वेश्चन का भी पूछा जाएगा आपको। तो सूर्य का सबसे पास का ग्रह कौन सा है। तो बुध जो है सबसे पास का ग्रह है। लेकिन वही बात बोलूँगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति जो है ना यानी जुपिटर जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ लाल ग्रह है तो लाल ग्रह को मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। तो ये क्या है राजस्थान का। ये क्या है राजस्थान का क्या है कैपिटल है। राजस्थान का कैपिटल कौन सा है। तो ये आपका जयपुर है। जयपुर को क्या कहा जाता है। तो ये पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। एसआई यूनिट क्या है। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट आंसर। चलिए अगले देखते हैं कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है, अगर आपको ध्यान है तो आप आंसर कीजिए। अगर पहले से पता है तभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना। और क्लास को अभी तक आप देख रहे हैं ना तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम लोगों को लगे कि मैं आप लोगों का कुछ हेल्प कर पाता हूं। और एक ग्रुप में शेयर कर देंगे तो हमारे लिए और भी खुशी की बात रहेगी ये चीज़। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। क्या होता है ना ये आपकी जांग की हड्डी। क्या होता है क्या होता है जांग की हड्डी है। क्या है जांग की हड्डी, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। लेकिन वही बात मैं बोल दूं कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी होता है ये स्टेपिज होता है। क्या है सबसे छोटी हड्डी है। और ये कहाँ होता है कान के बीच में होता है। ये क्या होता है कान के बीच में, कान के अंदर वाले भाग में, कान के बीच में होता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। लेकिन वही बात बोलूँगा तो फीमर जो है ना ये जान की जांग की हड्डी जो है ना ये आपका सबसे बड़ी हड्डी है और सबसे मजबूत हड्डी भी यही है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। तो रामचरितमानस के रचनाकार जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मिला लीजिए अपना आंसर, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास जो है आपका यहाँ पर करेंट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जो है ना रामचरितमानस के यहाँ पर रचयिता हैं। और ये जो है कौन से भाषा में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है अवधी भाषा में लिखा गया है। क्या है अवधी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर मैं भाषा कर देता हूँ। यहाँ पर भाषा मैंने इसलिए कर दिया कि आपके एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछा जाता है। और इसके साथ साथ में हनुमान चालीसा जो है ना, ठीक है, यही लिखे हैं, ठीक है ना, हनुमान चालीसा। तो यहाँ पर रामचरित मानस के रचनाकार कौन है। तो गोस्वामी तुलसीदास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका साइंस से दिया गया है और यहाँ पर 20 क्वेश्चन मैंने जीके के लिए करवाया है और यहाँ पर आपके इसके अलावा मैं आपको साइंस करा रहा हूँ। ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि शक्ति यानी कि पावर की एसआई इकाई क्या है। तो पावर की एसआई इकाई जो है ना, ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर एक भी गलती नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एसआई यूनिट, ठीक है ना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉट जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि एक रॉकेट किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक रॉकेट जो होता है ना कौन से नियम के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट जो होता है ना ये संवेग का संरक्षण के नियम पर काम करता है, और ये कभी कभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो न्यूटन का तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ये रॉकेट काम करता है, या फिर संवेग का संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। जो हम लोग नमक खाते हैं ना उसका आपका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, यहाँ सूत्र पूछा गया है और नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा NaCl आपका करेक्ट आंसर है, और इसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, क्लोराइड। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि जलने यानी के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। अगर वो गैस नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ जल नहीं सकता है। तो जलने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन गैस जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है। अब मैंने उदासीन बोल दिया ना, तो आप लोग देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो जल का शुद्ध मान क्या होता है, 7, यानी कि जल का शुद्ध मान 7 होता है। आगे है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। तो स्कर्वी जो होता है ना ये विटामिन सी की कमी से होता है। किस कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। इसका नाम जो है ना एस्कॉर्बिक, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा। और इससे स्कर्वी होता है। अब विटामिन डी के बारे में, विटामिन ए के बारे में बात करूँ ना, इसका साइंटिफिक नाम क्या है। इसका साइंटिफिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल जो है ना इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। और इसको रेटिनॉल जो है ना आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से क्या होता है ना नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी जो होता है ना विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है ना, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या बोले तो सूखा रोग। क्या होता है, सूखा रोग होता है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका जो रासायनिक नाम है ना आप ये भी नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं कैल्सीफेरोल। क्या होता है, कैल्सीफेरोल, ठीक है ना। आपका यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर इंग्लिश में भी, कैल्सीफेरोल, ठीक है ना। और विटामिन के क्या करता है ना, रक्त का जो थक्का जो बनने का जिम्मेदार जो होता है नहीं बनता है ना, ये किसी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन के कमी से होता है। चलिए आगे देखता हूँ। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन से कोशिका के किस भाग को ऊर्जा का घर कहा जाता है। कोशिका के कौन से भाग का ऊर्जा का घर कहा जाता है। ऊर्जा का घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे है रक्त का कौन सा हिस्सा थक्का जमने में मदद करता है। रक्त का कौन सा हिस्सा थक्का जमने में, अभी मैंने जस्ट बताया है, रक्त का थक्का जमने में जो मदद करता है ना ये विटामिन के, ठीक ना। और यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। आपका जो है ना ये कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो ये विटामिन के जिम्मेदार है। और आपका प्लेटलेट्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है बल की एसआई इकाई क्या है, यानी फोर्स का एसआई इकाई क्या है। तो फोर्स का जो एसआई इकाई होता है ना ये होता है आपका
न्यूटन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देख लीजिए, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करता है? इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। ध्वनि जो है सबसे तेज द्रव में, माफ कीजिएगा, ठोस में यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, जंग लगना किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण आपका यहाँ पर आंसर है। ऑक्सीडेशन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है ना, पौधे के पत्ती में होता है, यानी कि लीफ में होता है, ठीक है, खाना बनाने का प्रोसेस जो होता है। आगे है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुमानित मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का अनुमानित मान जो होता है ना, ये 9.8 डिग्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अपने क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है। आगे है कि एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का तापमान, यहाँ ऑप्शन में आंसर देने टाइम में बिल्कुल भी आप लोग गलती मत करिएगा, क्योंकि आपका आंसर किस में है? डिग्री सेल्सियस में भी है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी है। तो इसमें गलती करेंगे ना तो आपका सही वाला क्वेश्चन गलती हो जाएगा। देखिए, सामान्य तापमान जो होता है ना, अगर मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करूँ ना तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलूँगा मैं, ठीक है ना। लेकिन वही बात मैं डिग्री सेल्सियस में बोलूँगा ना तो 37 डिग्री सेल्सियस में बोलूँगा। देख लीजिए क्या दिया गया है, तो 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। 37 डिग्री सेल्सियस की बात करूँगा। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूँगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि यहाँ पर सेल्सियस दिया गया, ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसमें आप लोग कभी भी मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 15 क्वेश्चन आपके लिए मैथ के भी हैं, और मैथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने डिफिकल्ट नहीं लाया है। बस आपको जहाँ लगे वीडियो को आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैथ का क्वेश्चन आपके लिए आसान ही है, और आपके एग्जाम में ना आसान ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि संख्या 10, 20, 30 और 40 का औसत क्या है? तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, जितना संख्या दिया रहता है ना, सभी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 10, 20, 30 और 40 को हम लोग जोड़ेंगे, और भाग किसे लगाएंगे? भाग लगाएंगे 4 से, ठीक है ना। अब देखिए सभी को जोड़ कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, 30, 60 यानी कि 100। अब 100 बटा में कितना हो जाएगा? 4। काट कितना हो जाएगा? 25। अब क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ये आपका बी में दिया गया है आंसर। अब आगे देखता हूँ अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, देख लीजिए। 15% को सरल भिन्न में लिखिए, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में आपको लिखना है आपको। देखिए, प्रतिशत मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 बटा में क्या होता है? 100 होता है। यानी जो भी नंबर दिया रहेगा ना, जैसे 15 दिया गया ना, 15%, इसका मतलब क्या है? 15 बटा में कितना है? 100 है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है आपको। 5 या 15, 5 से काटूंगा तो 20, यानी कि 3 बटा में 20 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपके आंसर का मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बस आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। अपने आंसर को मैच करिएगा, जहाँ भी बनाना है ना आप लोग वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि 200 का 25% कितना है? देखिए 200 का मतलब क्या होता है? गुना होता है। और मैंने क्या बताया था? 25% मतलब क्या होता है? 25 बटा में 100। अभी जस्ट आपने पढ़ा था, अब काट ली। 100 से काटूंगा ना 2 बार में कट जाएगा, 25 दूना में क्या हो जाएगा? 50। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि 12 और 18 का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे यहाँ पर? 12 को 18 से भाग लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए 12 का 12 घटा के 12 जाएगा, अब घटाएंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे क्रॉस करना है और यहाँ पर ये नंबर आपको यहाँ लिखना है। 6 दूना में 12। अब कट जाएगा ना, किससे कटा है? लास्ट। लास्ट किससे कटा है? तो लास्ट कटा है आपका 6 से कटा है ना, तो आपका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है।
अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में है कि 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। देखिए 6 और 8 ऐसे कर दीजिए, 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, अब कुछ नहीं लगेगा ना, तो 2 गुना में 3 गुना में 4, जो भी आपको बच जाएगा ना सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 तिया 6 चौका 24 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपके 1-2 क्वेश्चन आपको इसी लेवल के आएंगे, बाद बाकी मैं सभी लेवल का करवाऊंगा। बस आप लोगों से मैं मोटिवेशन चाहता हूं यहाँ पर कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपके लिए और भी मैं करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है। देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में ना डायरेक्टली फार्मूला भी आ जाएगा, तो यहाँ फार्मूला आ चुका है ना। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, आई मतलब क्या, इंटरेस्ट है, ए मतलब क्या है, मिश्रधन, यानी कि मूलधन और मिश्रधन दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में क्या होता है, 100 होता है, यानी कि मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100 होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फार्मूला पता नहीं है तो आप इसमें नहीं बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है भुजा का स्क्वायर, यानी क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो भुजा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का 5 यानी कि 5 पंचे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर यानी लेंथ कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और ब्रेथ कितना दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका परिमाप क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसका फार्मूला पता होगा तभी बना पाएंगे। जिसको फार्मूला पता होगा अब देख के ही आंसर कर लिए होंगे, जिसको नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में क्या होता है ना कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है। अब 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 10 प्लस में 5 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना में कितना हो जाएगा 15, यानी कि 30 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपका बी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 15 है, तो x का वैल्यू क्या है। देखिए 2x प्लस में 5 बराबर है 15, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 को इस तरफ मैं करूँगा, यहाँ पर प्लस में है तो इस तरफ किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ 15 माइनस में 5 यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 10। अब x बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा में 2, काटे कितना हो जाएगा 5। आपका आंसर किस में हो जाएगा, सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 500 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें एक मुश्किल क्या है, कभी भी हम लोग अनुपात निकालेंगे ना तो समान चीज़ों में निकालेंगे। तो यहाँ ग्राम में है, इसमें किलोग्राम में है, तो किलोग्राम को क्या कर लीजिए, किलोग्राम को क्या कर लीजिए, ग्राम में चेंज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 2 किलोग्राम है ना, 2 किलोग्राम है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2000 ग्राम हो जाएगा ना। अब अनुपात निकाल लीजिए। पहला क्या दिया गया है, 500 दिया गया है ना, अनुपात में कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 0 कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो कितना है, 5 5 5 का 20, यानी कि 1 अनुपात में 4, यानी कि 500 बटा में 2000 भी आप कर सकते हैं। बात वही है, अनुपात मतलब भागा ही होता है। ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में ये दिया गया है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या है। इसमें क्या है, आपको चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है। अब दूरी कितना दिया गया है आपको 120 किलोमीटर और समय दिया गया है 2 घंटा, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस दिया गया है 120 और टाइम दिया गया है 2 घंटा। देखिए तो 120 बटा में क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, काट कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, आपका आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि क्रय मूल्य 400 है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 400 दिया गया है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 500, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लाभ
लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100 होता है ना। तो यहाँ तो लाभ निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस होता है ना फॉर्मूला, यानी कि विक्रय मूल्य घटे में क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा 500 माइनस में कितना, 400 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 100। तो लाभ कितना निकल गया? 100 ना। अब देखिए लाभ निकल गया 100, तो 100 यहाँ कर लीजिए, बटा में क्रय मूल्य कितना दिया गया? क्रय मूल्य तो दिया गया 400, 400 यहाँ कर दीजिए, गुना में 100 कर दीजिए। अब कुछ नहीं है, काटना है आपको। देखिए यहाँ पर 0 0 कट जाएगा और 4 से काटोगे कितना हो जाएगा? 4 25 से, यानी कि 25% क्या हो जाएगा? इसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि श्रृंखला यानी कि श्रेणी 2 4 8, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 4 8 16 है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए ये कैसे बना है, इसमें 2 से गुना किया गया है, इसमें कैसे बना है? इसमें 2 से गुना किया गया है, इसमें क्या किया गया है? 2 से गुना किया गया है। तो आप भी इसमें क्या करेंगे? आप भी इसमें क्या करेंगे? गुना 2 से गुना करेंगे, तो 16 नाम कितना हो जाएगा? 32। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये मुझे पता है, बाद बाकी आपने देख के आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इतने आसान सा क्वेश्चन आप तो समझ सकते हैं ना। देखिए इतना आसान क्वेश्चन लाने का एक रीज़न है यहाँ पर, अगर आप लोग सभी क्लास को लास्ट तक देखेंगे ना, तो मैं इससे डिफिकल्ट भी क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम में मैक्स उतना लेवल तक जा सकता है। अभी क्या है, मैं उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा मेहनत बेकार जा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग मेरे क्लास को लास्ट तक देखते हैं, और लास्ट तक देखते हैं ना, तो एक बार अपने सिटी का नाम यहाँ पर कमेंट कर दीजिए कि कौन से शहर से आप क्लास को देख रहे हैं ना, कौन सिटी से देख रहे हैं, तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरे क्लास को लास्ट तक देखते हैं। मैं आपके लिए और भी मेहनत करने का कोशिश करूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या है। देखिए यहाँ पर घन का आयतन पूछा है ना, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? तो भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है ना। तो भुजा कितना हो जाएगा? भुजा दिया गया 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब कर दीजिए, यानी कि 3 गुना में 3 गुना में 3, 3 तिया 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। किस में दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि मान ज्ञात करें 10 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर। क्या 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, माइनस में 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। अब घटा दीजिए, यहाँ पर घटाएंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये किस में है? तो सी में दिया गया है। यानी कि अभी मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करवाए। कितना करवाया है? टोटल 50 क्वेश्चन मैंने करवाया है, और ये लोग रहेगा आपके वीरपथ का। ठीक है ना, तो वीरपथ का एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लीजिए, और अभी आप टेस्ट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है ना, तो आप मुझे 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। और क्लास को लास्ट से देखें है ना, तो अपने सिटी का नाम कमेंट कर दीजिएगा, कौन से सिटी से आप क्लास को देख रहे हैं। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद जय भारत।